का स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि यह 7 दिन सप्ताह में चलता है। सेट दोपहर 12 बजे इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके सेट को बना लें और इसका डिस्कशन आपको 3 बजे अपलोड कर दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट सेट बनाते हैं टेलीग्राम से जुड़कर, तो वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर वीडियो के बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। और मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। इसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है। अभी तक मैंने 2 बुक का फुल्ली टेस्ट सीरीज डाल दिया हूं, या एक प्लेटफॉर्म का बुक है और दूसरा आपको स्पार्क का बुक है। दोनों में 20-20 सेट थे और 20-20 सेट का डिस्कशन प्लस पीडीएफ दोनों डाला गया है। आप वहां से डाउनलोड करके बना सकते हैं और वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है। और मैं एडिटोरिया का सेट कल से ही स्टार्ट किया हूँ। पहला नंबर सेट डाल दिया गया, उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और आज दूसरा नंबर भी सेट टेलीग्राम में डाल दिया गया, उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसका डिस्कशन आपको 3 बजे डेली आपको मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले। और सुबह में मेरा 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज चलता है उसे भी आप जुड़ जाएँ। उसमें 40 क्वेश्चन डेली आपको सप्ताह में मंडे टू सैटरडे चलता है, उससे जुड़े और उसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। अभी तक उसमें आपको 1 से 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपके जो भी वनडे एग्जाम है जीके जीएस से, उस सारे एग्जाम में इससे फ़ायदा होगा आपको। जीके जीएस आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जितना आपको जीके जीएस पर मेहनत करना है उतना ही आपको मैथ रीजनिंग पर भी मेहनत करना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का जब तक आपकी एवरेज तैयारी नहीं होती है तो रिजल्ट होने की कतई संभावना नहीं है। तो आप ऐसा पढ़ें कि रिजल्ट हर संभव आपका हर एग्जाम में हो। तो इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए रूम में एकत्रित होकर पढ़ना पड़ता है, तभी आपका रिजल्ट होगा। इधर उधर के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ें, आपका उसमें सफलता जरूर मिलेगी। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ेंगे, तो आपको उस बुक के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा और आपसे क्वेश्चन गलती होने की संभावना काफ़ी ही कम रहेगी। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज मैं एडिटोरिया बुक से दूसरा नंबर सेट लाया हूँ। आप देखिए दूसरा नंबर सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। मुद्रा सभी परिस्थितियों में तरल होता है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, क्योंकि यह वैध मुद्रा है, क्योंकि यह क्रय विक्रय के माध्यम है, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। क्वेश्चन नंबर 2, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक अर्थव्यवस्था से, बाजार अर्थव्यवस्था से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से और समाजवादी अर्थव्यवस्था से। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है वो बाजार अर्थव्यवस्था से जाना जाता है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3, सागरमाला परियोजना भारत का निम्न में से कौन सा भाग इंफ्रास्ट्रक्चर से क्षेत्र से संबंधित है। सागरमाला परियोजना दूरसंचार क्षेत्र, रेलवे, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाह के क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि बंदरगाह के क्षेत्र से संबंधित है सागरमाला योजना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि के द्वारा किया जाता है। उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि और प्रवाह विधि। तो भारत में कृषि आय की गणना आपको ऑप्शन सी व्यय विधि के द्वारा किया जाता है। अब आइए यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब एक ही बार आप आ जाइए 57 नंबर क्वेश्चन पे। सॉरी 56 नंबर क्वेश्चन। टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है। टाटा जो 2022 में आईपीएल हुआ है उसमें कौन सा खिलाड़ी ऑरेंज कप जीता है, इस बात को पूछा गया है। तो डेविड वार्नर, दिनेश कार्तिक, जॉस बटलर और युजवेंद्र चहल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, जॉस बटलर के द्वारा ऑरेंज कप जीता गया था। और टाटा आईपीएल 2022 का जो हुआ था उस मैच को गुजरात ने जीता लखनऊ को हराकर, और यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में किस राज्य के द्वारा लोक मिलन योजना का शुभारंभ किया गया है। लोक मिलन योजना
पंजाब, नागालैंड, गोवा और झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, लोक मिलन योजना जो शुरू हुआ है आपको पंजाब से शुरू हुआ है। तो नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ के राज्यपाल है। और झारखंड के मुख्यमंत्री आपको हेमंत सोरेन है और वहाँ की राज्यपाल की बात करें झारखंड के तो रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 58, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम क्या था? तो सबसे पहले आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसका इसमें थीम पूछा गया है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, वेटलैंड एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। क्वेश्चन नंबर 59, उबर कप 2022 का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है? उबर कप दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और सिंगापुर। तो उबर कप जो 2022 में हुआ था इसको आपको ऑप्शन है दक्षिण कोरिया ने जीता था। तो किसको हरा कर जीता था? तो चाइना को हरा कर जीता था और दूसरी बार यह जीता था। इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला भारत का राज्य कौन बना है? बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा। तो पहला राज्य जो ये बना है आपको ऑप्शन डी गोवा बना है, जो हर घर जल योजना की शुरुआत किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर वहाँ के राज्यपाल हैं। तो आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल अवश्य याद रखेंगे। आपका जो ग्रुप डी के एग्जाम होने वाला है उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे। आप देखिएगा 17 अगस्त के बाद जब एग्जाम चालू होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 61, हसन शेख मोहम्मद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ऑप्शन ए जिबूती, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी सोमालिया और ऑप्शन डी की बात करें तो केन्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, सोमालिया के वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। जिबूती की राष्ट्रपति का नाम इस्माइल अमर गहलोत है और इथोपिया के सोहेल वर्क हैं। और केन्या की बात करें तो केन्या के उहुरू किर्गिस्तान है केन्या के राष्ट्रपति। तो ये चारों राष्ट्रपति आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में देश के राष्ट्रपति भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में जल से नल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? जल जीवन मिशन के तहत 2022 से 23, 2024 से 25, 2025 से 26 और 2030 से 31 तक कब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर 2024 से लेकर 2025 तक हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, किस देश ने विश्व में सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी सोलर ट्री विकसित करने की कीर्तिमान बनाया है? कनाडा, ब्राजील, चीन और भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि भारत बनाया है और वो भी भारत में आपको दुर्गापुर में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, सितंबर 2021 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कहाँ है? मतलब भारत का स्थान इसमें पूछा गया कि कितने नंबर पर भारत का स्थान है? तो 42वें स्थान पर, 46वें स्थान पर, 48वें स्थान पर और ऑप्शन डी में 52वें स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 46वें स्थान पर है। WTO वर्ष 2020 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46वां प्रदान की गई, जो पिछले वर्ष इसका स्थान 48वां थी। इस सूचकांक में प्रथम और अंतिम देश क्रमशः स्विट्जरलैंड और यमन है। तो प्रथम देश की बात करें तो स्विट्जरलैंड है और अंतिम देश यमन है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में कब तक औसत अनुमानित 70 वर्ष करने की लक्ष्य रखा गया है? औसत अनुमानित आयु 2022, 2025, 2030 और 2035।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 2025 तक रखा गया है। यह पहले आपको 67.5 से बढ़कर 70 वर्ष हुआ है, पहले 67.5 ही था। क्वेश्चन नंबर 66, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय प्राकृतिक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होती है वो कैसी होती है, ये बात को पूछा गया है। तो शून्य, ऋणात्मक, एक से कम और एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि ऋणात्मक होता है प्रतिचुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कार्बन डाइसल्फाइड, कांच, जल और बेंजीन। तो इसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन है कार्बन सल्फाइड का होता है, जो 1.628 होता है, 1.628। वही कांच की बात करें तो कांच के होता है 1.52। जल की बात करें तो 1.33 होता है। वही बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का 1.510 होता है। तो इस चारों में ऑप्शन देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा पूछा गया था कार्बन डाइसल्फाइड का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 68, किसी चालक का तार प्रतिरोध के तापमान के बढ़ने से क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित रहता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, बढ़ता है। किसी चालक के तार का प्रतिरोध का तापमान बढ़ने से उसका चालकता भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 69, पायरोमीटर निम्नलिखित में से मापने का प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी उच्च तापमान, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता और ऑप्शन डी आर्द्रता। तो पायरोमीटर से आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, उच्च तापमान मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता के अध्ययन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। और आर्द्रता की बात करें तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहते हैं गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन डी की बात करें तो हिमांक। जिस तापमान पर तरल का वाष्प में दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, हिमांक बिंदु से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, सरल आवर्त गति में एक लोलक के लिए किए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन बी कह रहा है मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और ऑप्शन डी कह रहा है, सी कह रहा है मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है यानी कि सभी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मध्य स्थितिज में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 72, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ उठने वाली लहरें क्या कहलाती है। ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, और ऑप्शन डी होगा लहरें पैदा नहीं करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अनुप्रस्थ करती है। ध्वनि में अनुदैर्घ्य होता है और प्रकाश में अनुप्रस्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 73, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया का संबंध कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन को कभी भी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ के क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आंसर देंगे, इसलिए कि उसमें अंत में छोटा सा में लिख देता है कि गलत है या नहीं है, तो उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं और इसका आंसर आप सही लगा के चले जाते हैं। जब आप एग्जाम देकर वापस आते हैं और मिलाते हैं तब आपकी छोटी सी गलती के कारण यह ईजी क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ईजी क्वेश्चन अगर आपके गलत होता है तो आप एग्जाम से बाहर होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए आप हर संभव प्रयास करें कि ईजी क्वेश्चन गलत ना हो। ऑप्शन ए नेत्र की मोटाई बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ऑप्शन सी नेत्र गोलक की त्रिज्या का व्यास में वृद्धि हो जाना। और ऑप्शन डी जो है प्रतिबिंब को रेटिना पर बना रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिबिंब पर रेटिना का बना होना, यही गलत है और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक समस्थानिक कैंसर का
उपयुक्त होता है उपचार में? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी की बात करें तो आयोडीन। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर में। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग इसमें बैक्टीरिया से होता है, इस बात को पूछा गया है। तो रेबीज, टाइफाइड, कालाजार, डेंगू। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी टाइफाइड, यानी कि जल जनित रोग है, यह आपको जीवाणु से होता है। रेबीज, कालाजार और डेंगू ये सभी जो रोग हैं आपको वायरस से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? फल भित्ति, छाल, पतिया और भ्रूणपोष। तो सिनकोना के छाल से औषधि देता है, जो कि मलेरिया के दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, ईस्ट सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? ईस्ट में सर्वाधिक विटामिन पाया जाने वाला कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन सी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन ए की बात करें तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। और आंवला की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा आंवला आपको उत्तर प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 78, यूकैरियोटिक कोशिका का संबंध में कौन सा कथन गलत है? यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इस बात को पूछा गया है। गलत। इनमें समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, इनमें श्वसन तंत्र माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें रिक्त उपस्थितियां नहीं होती है। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम होता है। तो इसमें गलत को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी गलत है और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 79, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? शरीर में ऊष्मा की क्षति, शरीर के अनिवार्य परतों की क्षति, शरीर में लवण की क्षति और पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रवेश। तो कौन सा करता है इसकी रक्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, शरीर में ऊष्मा की क्षति। क्वेश्चन नंबर 80, फलों का मधुर यानी मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज, लैक्टोज, मल्टोज और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तब फलों का मधुर या मीठा स्वाद आपको ऑप्शन ए फ्रक्टोज से होता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? ऑप्शन ए कह रहा है समस्त वसा का, ऑप्शन बी सभी विटामिन का, ऑप्शन सी सभी कार्बोहाइड्रेट का और ऑप्शन डी सभी प्रोटीन का। तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि सभी प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा सत्य फल है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा सत्य फल है। आम, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी नाशपाती और ऑप्शन डी सभी। तो इसमें कौन सा सत्य फल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि आम, अंगूर और मटर ये सत्य फल में आते हैं। सेब, नाशपाती ये असत्य फल है। आम सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में होता है और सेब की बात करें तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का सिद्धांत, रॉबर्ट हुक, लाइसोसोम, डी डुब्बे, ऑप्शन सी इंसुलिन, बेंटिंग ऑन बेस्ट और ऑप्शन डी की बात करें तो रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। कोशिका का सिद्धांत आपको स्लाइडेन एंड स्वान दिया था और कोशिका शब्द का प्रयोग अगर पूछता तो रॉबर्ट हुक सही आंसर हो जाता। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसमें न्यूक्लियस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूक्लियस न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है आपको द्रव्यमान संख्या माइनस
प्रोटॉन संख्या। तो द्रव्यमान आपको हो गया 36 और प्रोटॉन हो गया आपको यानी परमाणु संख्या हो गया आपको 17। तो 17 में 36 में से 17 घटाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको 29 हो जाएगा। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्वेश्चन नंबर 85, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? लोहा में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा जल का, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑप्शन डी की बात करें ए प्लस सी यानी कि दोनों का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा जल का ही जरूरत होता है लोहा में जंग लगने से। जब लोहा में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है और उसी को जंग को झाड़ देते हैं तो लोहा का भार घट जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब जंग लगता है तो लोहा के भार में क्या होता है? तो लोहा के भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव में अम्लों और क्षारकों के विलयन होते हैं। लोहा, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो विद्युत चालक में आपको ऑप्शन बी लवण होते हैं। लोहा का संकेत Fe होता है और कॉपर का संकेत Cu होता है और एल्युमिनियम का संकेत Al होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है और कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पैराइट से किया जाता है और लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। आपके एग्जाम में निष्कर्षण भी पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होता है और नमक का सूत्र यानी कि लवण का सूत्र NaCl होता है। तो ये सारे चीज आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, ओजोन ऑक्सीजन का एक है। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, अच्छे से याद कर लेना है। तो ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? तो समस्थानिक है, ऑप्शन बी समभारिक है, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक है और ऑप्शन डी अपरूप है। तो ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है, ओजोन में O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न या कम होता है? इसमें पूछा गया कि किसका ज्वलन ताप सबसे कम और निम्न होता है। तो ऑप्शन ए लकड़ी का, ऑप्शन बी कागज का, ऑप्शन सी प्लास्टिक का और ऑप्शन डी पेट्रोल का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पेट्रोल का सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? यह क्वेश्चन काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चर्म रोग और उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न से कौन सा है? तो रेडियो का आयोडीन, रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट और रेडियो फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि रेडियो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ कहलाते हैं उसे कौन सा परिवर्तन कहा जाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी रासायनिक परिवर्तन और ऑप्शन डी जंग लगना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जो कोई वस्तु एक बार बन जाता है वो दोबारा नहीं बनता है, और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ से पानी और पानी से बर्फ। यह पुनः परिवर्तन अपने अवस्था में हो जाता है, फिर उसी अवस्था में आ जाता है। अब आइए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 116 से फिर जीके जीएस है। इस सेट में बीच में मैथ रीजनिंग अलग अलग है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो इसे घबराना नहीं है, आपको सारे चीज़ अच्छे से बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, जिस संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं में निर्वाचित, ऑप्शन बी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित,
ऑप्शन सी गवर्नर द्वारा सीधे निर्वाचित और ऑप्शन डी राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचित। तो जिस संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान अधिनियम किया गया है उसमें कौन सदस्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। उसमें कुल सदस्यों की संख्या आपको 389 थी। उसमें ब्रिटिश प्रांत से 296 थे और देसी रियासत से 93 थे और राज्य के प्रांत से 292 और 4 चीफ कमिश्नर से थे। जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रीट स्वतंत्रता के आधार पर है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी उत्प्रेषण और ऑप्शन डी परमादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश। और एक रीट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक रीट का नाम कौन सा है। और हाई कोर्ट आपको अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है, वही बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित करता था? यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 2। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में कितने करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 12 करता है। पहले जो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त किया गया। अब राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य को ही मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 के 1 में इस बात को कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों को जिसको कला, संस्कृत, विज्ञान की जानकारी हो, उसे राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 और निर्वाचित होता है 233 और उसमें 12 आपको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो होता है 245। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति और ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष की बात कही गई है, और प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात कही गई है, और राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की बात कही गई है। राज्यसभा के सभापति की बात करें तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति की बात कहा गया है। तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 120, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा में लोकसभा दोनों में बोल सकता है? राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोल सकता है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हैं। ऑप्शन डी राज्यसभा के सदन का नेता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत? तो ऑप्शन ए 10वां संविधान, ऑप्शन बी 12वां संविधान, ऑप्शन सी 15वां संविधान और ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। तो इसको किया गया आपको ऑप्शन सी, यानी कि 15वां संविधान संशोधन के तहत इसे कर दिया गया। 12वां संविधान संशोधन आपको 1962 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन आपको 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक एवं मार्गदर्शक एक मित्र के रूप में कार्य करता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में कही गई है और वित्त मंत्रालय की बात अनुच्छेद 280 में कहा गया है। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है।
तो इसमें किसको कहा गया, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। स्थानीय सरकार के मामला नहीं है। ऑप्शन ए स्वच्छता से, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था से, ऑप्शन सी की बात करें लोक उपयोगी सेवाएं से, और ऑप्शन डी सार्वजनिक व्यवस्था से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि कानून और व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 124, अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, और ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था। क्वेश्चन नंबर 25, सेंट्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था। सेंट्रोकोटस की पहचान में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था, तो एरियन, ऑप्शन बी प्लूटार्क, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, और ऑप्शन डी B.S. स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 126, कर्नाटक वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन था, नामदेव, नरसिंहदेव, हरिदेव और विजयदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि नामदेव था कर्नाटक वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 27, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए दानशाला से, ऑप्शन बी खैराती अस्पताल से, ऑप्शन सी पुस्तकालय से, और ऑप्शन डी की बात करें तो तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह से। तो दार उल सफा किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी खैराती अस्पताल से संबंधित है। और दीवान को ही पूछता तो दीवान को ही आपको कृषि विभाग से संबंधित है। तो दोनों चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, तबाह के नासरी के लेखक कौन है। तबाह के नासरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी अल ब्रूनी, ऑप्शन सी शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज। तो तबाह के नासरी के लेखक आप ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज थे। क्वेश्चन नंबर 129, दशावंत और वसावंत नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के राज दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, और ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, और अकबर का राज्याभिषेक की बात करें तो 13 वर्ष 4 महीना में इनका राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में है, जो कि हाजी बेगम ने बनवाई थी। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और शाहजहां ने आगरा के ताजमहल का निर्माण अपने बीबी मुमताज महल की याद में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग स्थापना से संबंधित नहीं है। होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं है, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए T.S. अलकाट, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम अय्यर, और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। T.S. अलकाट नहीं है, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर और बाल गंगाधर तिलक 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 31, जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग कहाँ जमा हुए थे, किस लिए जमा हुए थे, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों में प्रतिरोध के प्रकट करने के लिए, ऑप्शन बी गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन, ऑप्शन सी किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, और ऑप्शन डी की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। वही स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 से लेकर 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से डेट को याद रखेंगे, ये सब एक आपके एग्जाम में डेट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गांधी इरविन समझौता कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 5 मार्च 1931, ऑप्शन बी 7 सितंबर 1931, ऑप्शन सी 17 नवंबर 1932 और ऑप्शन डी 12 नवंबर 1930। तो गांधी इरविन समझौता आपको ऑप्शन ए यानी कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। पूना समझौता की बात करें तो 1932 में 24 सितंबर को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कौन सा वैज्ञानिक ने खोज किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कॉपरनिकस और ऑप्शन डी की बात करें तो आइंस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम खोजा था। न्यूटन ने जड़त्व का नियम यानी कि न्यूटन का 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और परमाणु सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन ने दिया था। आइंस्टीन का इक्वेशन होता है E बराबर mc²। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह और ऑप्शन डी निहारिका। तो सौरमंडल का कौन सा भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। बाकी सब सौरमंडल की भाग है। ग्रहों की संख्या 8 है और सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? तो शनि को सबसे ज़्यादा उपग्रह 82 उपग्रह है और 2 ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 136, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 22 सितंबर और ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपको 22 दिसंबर के होता है और सबसे छोटा दिन की बात करता दक्षिणी गोलार्ध में तो सबसे छोटा दिन आपको 21 जून का होता। वही उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन आपको 22 दिसंबर को होता है। तो ये दोनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। दिन और रात बराबर 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। क्वेश्चन नंबर 37, कन्याकुमारी से सीटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस में निम्नलिखित है? ऑप्शन ए अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी कार्डमम की पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी सेवराय की पहाड़ियाँ। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको ऑप्शन डी कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है कि कन्याकुमारी से सटा हुआ है। अन्नामलाई भी वही है, नीलगिरी भी वही है। क्वेश्चन नंबर 38, सतलज तथा काली नदियाँ के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज तथा काली, ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय और ऑप्शन डी असम हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी से है। काली और तीस्ता से आपको नेपाल है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र से असम हिमालय है। तो ये सारे को याद रखेंगे। सबसे बड़ा हिमालय जो नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर का है। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण अमेरिका के मध्य में अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका के मध्य में जो अक्षांशीय घास का मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रेयरी, ऑप्शन बी वेस्टेबिज और ऑप्शन सी पंपास और ऑप्शन डी की बात करें तो वेल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि पंपास। प्रेरी आपको उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है, स्टेपिज आपको ऑस्ट्रेलिया के और वेल्ड अफ्रीका के है। क्वेश्चन नंबर 140, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी बनारस। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर आपको ऑप्शन सी कानपुर है और राजधानी पूछता तो पटना हो जाता। बनारसी भी गंगा नदी के किनारे ही और इलाहाबाद संगम पर है।
क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी और ऑप्शन डी मिनी काय की खाड़ी। तो कहाँ नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, कैम्बे की खाड़ी नहीं पाया जाता है। भारत के प्रवाल भित्ति के वाले क्षेत्र में निम्नलिखित हैं, जो कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, मिनिकाय की खाड़ी है, लक्षद्वीप की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की खाड़ी है और मलवन की खाड़ी है। ये भारत के कक्षीय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय ऑप्शन ए नीदरलैंड में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी जापान में और ऑप्शन डी कनाडा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि नीदरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 43, पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए जी टेलर ने, ऑप्शन बी GRD स्टॉट, ऑप्शन सी ट्रांसले ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ट्रांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो AG ट्रांसले के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए धान का खेत, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी घास का मैदान और ऑप्शन डी वन। तो वन, झील और घास के मैदान प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है, जबकि धान का खेत मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला निम्न घटकों का सही क्रम पूछा गया है। टिड्डा, सर्प, मेढक, घास। घास, टिड्डा, सर्प, मेढक। ऑप्शन सी घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, ऑप्शन डी टिड्डा, मेढक, घास, सर्प। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा और मेढक को सांप खाएगा। सब एक दूसरे पर आश्रित है। तो इसका सही क्रम आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 146, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा के पोषण स्तर में अन्य पोषण स्तर स्थानांतरण करने के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है और ऑप्शन डी की बात करें तो कभी घटती और कभी बढ़ती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि घटती है। क्वेश्चन नंबर 147, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका में, ऑप्शन बी आर्कटिक में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो दक्षिण गंगोत्री निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अंटार्कटिका में। उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है जो कि क्वेश्चन नंबर 148, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? जंतर मंतर का निर्माण ऑप्शन ए अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी जयसिंह के द्वारा, ऑप्शन सी शिवाजी के द्वारा और ऑप्शन डी की बात करें तो जहांगीर के द्वारा। तो जंतर मंतर का निर्माण आपको ऑप्शन बी यानी कि जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। स्वाई जयसिंह ज्योतिष एवं नक्षत्र का विज्ञान के अनुसंधान केंद्र थी। जंतर मंतर आपको दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है, मथुरा में भी है तथा बनारस में भी है। तो यानी कि जंतर मंतर आपको 5 शहरों में दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और बनारस में है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एस भटनागर, ऑप्शन बी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी की बात करें HAJ भाभा। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि HJ भाभा को माना जाता है। इसकी अध्यक्षता 10 अगस्त 1948 के परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन किया गया था। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम थे। क्वेश्चन नंबर 50, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी कि ड्यूटेरिया बुक से दूसरा नंबर सेट का 50 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात कितना है? तो देखिए बिहार का स्पेशल लिंगा अनुपात यहाँ पर पूछ दिया।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको सिक्किम है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर है। वही सबसे कम जनसंख्या की बात करें घनत्व की तो 17 किलोमीटर पर अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या है। और लिंगा अनुपात की बात करें तो सबसे बिहार का लिंगा अनुपात आपको 918 है और पूरे भारत की लिंगा अनुपात 943 है। सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात वाला राज्य आपको केरल और सबसे कम हरियाणा। और बिहार में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात किसका है तो गोपालगंज का है और सबसे कम लिंगा अनुपात आपको मुंगेर का है। तो इस तरह इस सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जनसंख्या से पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। अगर मेरा वीडियो आपका अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। जल्द ही हम लोग ग्रुप डिस्कशन लाइव लेकर आने वाले हैं। इस पर अभी सोच विचार चल रही है, जैसे ये फाइनल हो जाएगा तो इसका समय फिक्स कर दिया जाएगा। डेली लाइव डिस्कशन में आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर 3 सब्जेक्ट लेकर चला जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से वो काफ़ी ही कारगर साबित होगा। उसमें आप ऑनलाइन लाइव हो सकते हैं, आप भी आंसर दे सकते हैं। वो आपको टेलीग्राम में उसका होमवर्क भेजा जाएगा और उसका लाइव ग्रुप डिस्कशन समय दिया जाएगा, उस समय में की जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। मिशन जीएस एकेडमी से चलता है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन अप कर दिया जाता है, आप वहां से ज्वाइन कर लें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूं। मिलते हैं कल सुबह फिर 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।